हिंदू धर्म में भैंस को काल का प्रतीक माना गया है। ये 20 साल पहले की बात है। मेरी रेलवे में नई नई जॉब लगी थी। मेरी पोस्टिंग मध्य प्रदेश के कस्बे में हुई। मैंने एक घर किराए पर लिया। रूम लेने के कुछ दिन बाद मुझे पता लगा कि जिस घर में मैं रहता हूं उस घर के लोग बहुत धार्मिक हैं। मैं ऑफिस आते जाते देखता था कि घर में एक बूढ़ी औरत हमेशा किसी अजीब से देवता की मूर्ति के सामने माला फेरती रहती है। एक रात मैं सिनेमा हॉल से लौटा था। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं कभी रेडियो पर गाने सुनता तो कभी कोई बुक पढ़ने लगता। अचानक मुझे बाहर से कोई आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि जैसे कोई सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आ रहा है। मैंने चारपाई से उतरकर दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन सीढ़ियों पर कुछ काले निशान थे। मैंने जब पास जाकर देखा तो पता लगा कि वे निशान किसी इंसान के नहीं थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई गाय या भैंस सीढ़ियों पर चढ़ी हो। मैंने नीचे जाकर देखा, नीचे कोई गाय भैंस नहीं थी। बूढ़ी औरत हमेशा की तरह मूर्ति के सामने माला फेर रही थी। मैंने उस बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा यहाँ कोई गाय आई थी? बुढ़िया माला फेरने में व्यस्त रही और उसने कोई जवाब नहीं दिया। उस पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन जब मैंने ऑफिस में पिछली रात की घटना शुक्ला जी को बताई तो उन्होंने तो मुझे डरा ही दिया। क्या तुमने ठीक से निशानों को देखा था? कहीं वो भैंस के तो नहीं थे? हाँ, लग तो किसी जानवर के ही रहे थे। मुझे तो लग रहा है कि तुम जिस घर में रह रहे हो वहां काल का साया मंडरा रहा है। उस रात में घर पहुंचा तो मैंने सीढ़ियों के निशान दोबारा देखने चाहे, लेकिन सीढ़ियों पर कोई निशान नहीं था। शायद किसी ने पोंछा लगाकर उन्हें साफ कर दिया था। कुछ दिनों तक ऐसी कोई आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन फिर एक रात तो हद हो गई। मेरे रूम के दरवाजे पर कोई जोर जोर से धक्का मार रहा था। बाहर से किसी सांड जैसे बड़े जानवर के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मैंने महसूस किया कि दरवाजे पर भैंसा अपने सींग मार रहा है। मेरा जिस्म ठंडा पड़ गया। मेरी नजर रूम की खिड़की पर गई। मेरे रूम में एक खिड़की थी जो पीछे गली में खुलती थी। मैं खिड़की से कूदकर गली में पहुंचा और शुक्ला जी के घर भागा। दौड़ते दौड़ते जब मैं थक गया तो मैंने रुककर पीछे देखा। एक भयानक भैंसा जिसके बड़े बड़े खून से सने हुए सींग थे मेरी तरफ दौड़ता चला आ रहा था। पास में ही एक पीसीओ था, लेकिन मैंने एक बेवकूफी ये की थी कि मैंने अपनी फोन डायरी रूम में ही छोड़ दी थी और मुझे शुक्ला जी का टेलीफोन नंबर याद भी नहीं था। पेड़ के करीब पहुंचकर मैंने कूदकर एक टहनी पकड़ी और अपना पूरा शरीर पेड़ पर खींच लिया। भैंसे के नुकीले सींग पेड़ के तने में जा धंसे और कुछ देर बाद भैंसा पीठ के बल जमीन पर गिर पड़ा। मैंने आओ देखा ना ताओ सीधा शुक्ला जी के घर जा रुका। शुक्ला जी और मैं मोटरसाइकिल से वापस उसी जगह पहुंचे जहां भैंसा था। एक आदमी भैंसे के सींगों को पेड़ के तने से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। शुक्ला जी अपने साथ हमेशा एक रस्सी लेकर चलते थे। उन्होंने पहले तो आदमी को पकड़कर उसके हाथ पैर बांध दिए और फिर भैंस की टांग बांध दी। शुक्ला जी ने उस आदमी को खूब डराया तो उसने सच उगल दिया। वो काला भैंसा उस आदमी ने उस बुढ़िया को किराए पर दिया था जिसके घर में रहता था। हम जानते हैं कि हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार व्यक्ति को मृत्यु के समय यमराज के काले भैंसे पर बैठकर उसकी आत्मा उसे लेने आती है। उस धार्मिक बुढ़िया ने अपने मन में एक भ्रम या विश्वास पैदा कर लिया कि अगर काला भैंसा उसके घर से किसी और की आत्मा को ले जाए तो वो मरेगी नहीं और अमर हो जाएगी। मुझे हकीकत जानकर पहले क्रोध आया, लेकिन फिर हंसी आई। मैं चाहता तो उस बुढ़िया की पुलिस स्टेशन पर जाकर रिपोर्ट लिखवा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा करना गैर जरूरी समझा और अगले दिन उस घर से अपना सामान निकालकर दूसरे घर में शिफ्ट हो गया। आज ये घटना जब मैं किसी को सुनाता हूँ तो लोग आपकी तरह हंसते हैं। जानकर हैरत होती है कि विश्वास लोगों से किस किस तरह के काम करा सकता है। ज्योति नोएडा की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी। आज उसकी शादी की पहली सालगिरह थी। 1 साल पहले ही रवि से उसकी शादी हुई थी। डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लेकर आऊं? किसी गिफ्ट की जरूरत नहीं। मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट तो तुम हो। कोई न कोई गिफ्ट तो मैं जरूर लेकर आऊंगी। उस रात ज्योति ऑफिस से लौटते समय एक गिफ्ट शॉप पर रुकी। ज्योति ने बड़ा सा गिफ्ट खरीदकर कार में पीछे वाली सीट पर रखा और ड्राइविंग सीट पर बैठ तेजी से कार चलाने लगी। अचानक बीच रास्ते में उसकी कार बंद हो गई।
अब इसे क्या हो गया? ज्योति ने देखा कि पीछे वाली सीट पर रखा गिफ्ट हिल रहा है। जब कार बंद है तो ये गिफ्ट कैसे हिल रहा है? ज्योति रवि को फोन करने ही जा रही थी कि तभी गिफ्ट में से एक भयानक चुड़ैल बाहर निकली, जिसके हाथ में मोटी रस्सी का फंदा था। चुड़ैल ने ज्योति के गले में फंदा डालकर ड्राइविंग सीट पर ही उसका गला घोट दिया। उधर रवि घर पर ज्योति का इंतजार कर रहा था। रवि कई बार ज्योति को फोन कर चुका था, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। आखिरकार वो ज्योति को ढूंढने गया। उसने देखा कि रोड पर एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई है। रवि ने भीड़ के अंदर जाकर देखा तो ज्योति की लाश ड्राइविंग सीट पर पड़ी हुई थी और उसके गले में मोटा फांसी का फंदा था। अपनी शादी की पहली सालगिरह पर ऐसा गिफ्ट पाकर रवि को गहरा सदमा पहुंचा। कई दिनों तक वो अपने फ्लैट से बाहर नहीं निकला। एक दिन ज्योति की दोस्त खुशबू और मेघना रवि के घर आए। रवि, जो होना था वो हो गया, तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लौटना चाहिए। मेरी और ज्योति की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझे समझ नहीं आता कि कोई उसे क्यों मारेगा, और वो भी फांसी का फंदा लगाकर। कुछ भी हो, मैं ज्योति की मौत का पता लगाए बिना अपनी जिंदगी में वापस नहीं लौटूंगा। खुशबू और मेघना अपने घर लौट गए। रात में खुशबू ने मेघना को फोन किया। यार, मेरा रवि पर दिल आ गया है। उसका दर्द मुझे अब उसकी ओर खींच रहा है, तो तू उसे अपने दिल की बात बता दे। खुशबू मेघना से बात कर रही थी, तभी उसके रूम का पंखा अपने आप चलने लगा। खुशबू ने स्विच बोर्ड की तरफ देखा। पंखे का स्विच बंद था। अरे यार, अब ये पंखे को क्या हो गया? खुशबू बोर्ड की तरफ गई। अचानक बोर्ड से एक भयानक हाथ निकला और उसने खुशबू की गर्दन पकड़ ली। खुशबू बुरी तरह चिल्लाने लगी। उसका फोन हाथ से छूटकर गिर गया। उधर मेघना को फोन पर खुशबू के चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। खुशबू, क्या हुआ? क्या हो रहा है वहाँ पर? खुशबू! मेघना तुरंत अपनी कार से खुशबू के फ्लैट पर पहुंची। मेघना ने देखा कि खुशबू फांसी लगाकर पंखे पर लटकी हुई है। कुछ दिनों बाद रवि मेघना के घर पहुंचा। ज्योति और खुशबू को मारने वाला कोई एक ही है। दोनों के गले में फांसी का फंदा मिला है और हम जानते हैं कि दोनों ने सुसाइड नहीं किया है। अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है मेघना, कि तुम तीनों बहुत पहले से एक दूसरे की दोस्त हो। मुझे बताओ, क्या शादी से पहले तुम्हारी ज्योति और खुशबू की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में मुझे नहीं पता है? मेघना रोने लगती है। बताओ मेघना, क्या हुआ था, बताओ। ये कॉलेज टाइम की बात है। मैं, ज्योति और खुशबू अपने कॉलेज के एक प्रोफेसर माधव मिश्रा पर मरते थे, क्योंकि वो बहुत हैंडसम थे। एक दिन हम तीनों ने प्रोफेसर से हमारे साथ शिमला चलकर मौज मस्ती करने को बोला। प्रोफेसर ने हम तीनों को डांट दिया। हम तीनों को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि हमारे अहंकार को चोट पहुंची थी। हमने प्रोफेसर पर छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगा दिया। प्रोफेसर की पूरे कॉलेज में बदनामी हो गई, जिससे हम तीनों को बहुत खुशी हुई। लेकिन कुछ दिनों बाद खबर आई कि बदनामी से परेशान होकर प्रोफेसर और उसकी पत्नी ने फांसी लगा ली। मुझे डर है कि प्रोफेसर या उनकी पत्नी की आत्मा ने ज्योति और खुशबू को मारा है। मुझे बहुत डर लग रहा है रवि। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ, पर अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। गलती तो तुम तीनों ने की थी, जिसकी सजा ज्योति और खुशबू को मिल चुकी है, लेकिन मैं तुम्हारी जान बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। रवि उस रात मेघना के फ्लैट पर ही रुक गया। वो कई दिनों का जागा हुआ था, इसलिए उसे झपकी आने लगी। मेघना बाथरूम में वॉश बेसिन के सामने खड़े होकर ब्रश कर रही थी। उसने देखा कि वॉश बेसिन की टंकी से अपने आप पानी निकल रहा है। मेघना ने टंकी को बंद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उससे पानी निकलना बंद नहीं हुआ। मेघना ने सामने लगी मिरर में देखा कि उसके पीछे प्रोफेसर की पत्नी की आत्मा खड़ी है। मेघना चीख पड़ी। उसकी चीख से रवि की नींद खुल गई। रवि जब बाथरूम में पहुंचा तो उसने देखा कि भूतनी ने मेघना का सिर वॉश बेसिन में डुबा रखा है और मेघना सांस लेने के लिए तड़प रही है। रवि भागकर स्टोर रूम में गया और मिट्टी का तेल और कुल्हाड़ी उठाकर बाथरूम की तरफ भागा। रवि ने कुल्हाड़ी से भूतनी की गर्दन काट डाली और फिर उसके सिर और धड़ में मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। इस जन्म में जा रही हूँ, लेकिन अगले जन्म में तेरे पास आऊंगी, वापस आऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल गायब हो गई।